देखो बाबू, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज? फ्लैजेला। बैक्टीरियोलॉजी पढ़ रहे थे, ठीक है। बैक्टीरिया का पूरा जितना भी स्ट्रक्चर था, ठीक है, लगभग सब कुछ पढ़ा दिया था। उसमें सेल में जो भी राइबोसोम, म्यूकोसोम, न्यूक्लियोइड वगैरह था वो सब हो गया। बाहर का सेल वाल पढ़ लिया हम लोग, ठीक है। तो बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है तो सेल वाल था, ठीक है ना। सेल वाल से ऊपर क्या क्या था? कैप्सूल था, फ्लैजेला था और फिम्ब्रियाई और पिलाई था, ठीक है। हम लोग फ्लैजेला आज पढ़ रहे हैं, कल फिम्ब्री और पिलाई पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखो, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज? फ्लैजेला। फ्लैजेला सबसे पहले जो तुमको डायग्राम बनाए हैं, ठीक है। ये जो बाहर वाला लेयर होता है, ठीक है, ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है जो तुम लोग को भेजे हैं। देखो एक बार, सब देख लिया? सबसे ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट, ठीक है ना। फिलामेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि फिलामेंटस शेप का है, ठीक है। फिलामेंट ऐसा ही रहता है ना, ठीक है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है उस क्या है? हुक। अब हुक क्या होता है बताओ? हुक कनेक्ट करने वाला होता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोल दिए? हुक बोल दिए, ठीक है। और उसके बाद जो नीचे लेयर है उसी को क्या बोल दिए? बेसल बॉडी। तो यही क्या होता है? फ्लैजेला का 3 पार्ट्स है, ठीक है ना, या कंपोनेंट जो भी बोल लो। समझ में आया? तो ये क्या हो गया? ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद ये जो बेसल बॉडी होता है ये क्या होता है? मानो कि अब बैक्टीरिया का क्या हो गया? ये सब सेल वाल हो गया। क्या हो गया? सेल वाल हो गया। तो सेल वाल हो गया, उसके बाद मानो कि क्या आएगा? सेल मेम्ब्रेन आएगा। आएगा ना, बोलो। तो बेसल बॉडी सब क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल सब के बीच में होता है। सेल वाल के जस्ट ऊपर क्या होता है? हुक। और उसके बाद ऊपर क्या होता है? फिलामेंट। समझ में आया? तो ये फिर से एक बार और डायग्राम करके समझाएंगे। देखो, अब फ्लैजेला क्या होता है तुम लोग को बताए थे। फ्लैजेला क्या है? कोई भी बैक्टीरिया मूवमेंट करेगा। मूवमेंट किसके द्वारा करता है? फ्लैजेला के द्वारा, ठीक है। तो बताए थे फ्लैजेला इज अ ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन फॉर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो लोकोमोट करता है एक जगह से दूसरे जगह जाता है, किसके मदद से जाता है? फ्लैजेला से, ठीक है। तो देखो, अब फ्लैजेला क्या होता है? सबसे पहले फिलामेंटस होता है। तो फिलामेंट टाइप का हुआ कि नहीं? तो फिलामेंटस होता है। अनब्रांच होता है। देखो, ब्रांचिंग क्या होता है? कोई भी पेड़ है, जैसे आम का पेड़ कोई मान लो, या लीची का, जो तुम्हारे घर के आसपास है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? देखता होगा कि एक मेन गया, उसके बाद एक टहनी निकल गया, फिर गया, उस टहनी में से टहनी निकल, तो उस सब क्या होता है? ब्रांचिंग होता है। लेकिन इसका देखो, शुरू से अंत तक यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद कोई ऐसे कोई स्ट्रक्चर निकला रहता तब ना ब्रांच बोलते हैं। लेकिन कोई भी स्ट्रक्चर है नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिए? अनब्रांच, ठीक है। तो सीधे क्या है? अनब्रांच। एक तो फिलामेंटस है, ठीक है, और क्या है? अनब्रांच। और लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और क्या होता है? लंबा होता है। बताए थे जो फ्लैजेला होता है वो क्या होता है? लंबा होता है। पिलाई और फिम्ब्री से। तो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब धागा आकार का क्या होता है? एक लंबा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जो ये फ्लैजेला हो गया वो क्या हो गया? एक तो फिलामेंटस स्ट्रक्चर, दूसरा क्या हो गया? अनब्रांच्ड हो गया। अनब्रांच समझ में आया सबको? और दूसरा क्या हो गया? लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये क्या करता है कि जो साइटोप्लाज्म का जो भी स्ट्रक्चर, ठीक है, साइटोप्लाज्म का ऊपर वाला, ठीक है, जो भी अपेंडेज, जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, सेल वाल हो गया, वहां से क्या करता है? निकलता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक अपेंडेजेस प्रोट्रूडिंग थ्रू द सेल वाल। तो बताए थे कि सेल वाल है ना, ऐसे हो रहेगा सेल वाल। तो उसी के क्या होगा? उसी के अंदर से निकला कि नहीं? सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल के अंदर से, बोलो। तो वही बोल रहा है कि साइटोप्लाज्मिक अपेंडेजेस प्रोट्रूडिंग थ्रू द सेल वाल। सेल वाल से क्या होता है? बाहर निकलता है। समझ में आया ये वाला? बोलो बोलो। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया जो फिलामेंटस है, अनब्रांच्ड है, ठीक है, और लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि निकल रहा है कहाँ से? सेल वाल के अंदर से। समझ में आया? कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। ये क्या होता है? प्रोटीन से जनरली बना हुआ रहता है। हम लोग का भी हेयर भी है, क्या चीज से बना हुआ रहता है? प्रोटीन से, ठीक है ना। तो ऐसा ही जो ये है स्ट्रक्चर है, ठीक है, कौन? फ्लैजेला। ये क्या चीज से बना हुआ है? प्रोटीन से, जिसका नाम क्या है? फ्लैजेलिन। तो ये याद रखना कि जो
फ्लैजेला होता है, एक प्रोटीन से बना हुआ रहता है जिसका नाम क्या है, फ्लैजेलिन। ये एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ से निकलता है, तो सेल वॉल के थ्रू निकलता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया कि लेंथ इसका कितना होता है, 10 से 20 माइक्रोमीटर, 5 से 20 माइक्रोमीटर। और डायमीटर कितना हो गया, 0.02 माइक्रोमीटर। समझ में आया। और ये क्या है, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन फॉर बैक्टीरिया। तो क्वेश्चन पूछता है कि ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन फॉर बैक्टीरिया इज पिलाई, फिम्ब्रियाई, फ्लैजेला। समझ में आ रहा है। तो सब लोग क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, तो ध्यान रखना क्या होगा, फ्लैजेला। फिम्ब्रियाई, पिलाई नहीं होगा, ठीक है। तो उसका जो पढ़ाएंगे उसका बताएंगे काम। तो इतना कंप्लीट हुआ, समझ में आया, बोलो आगे पढ़ा जाए। उसके बाद पार्ट्स एंड कंपोजिशन। पार्ट्स एंड कंपोजिशन मतलब किस चीज से बना हुआ है और उसका कंपोजिशन क्या क्या है, ठीक है। तो जो भी पार्ट्स एंड कंपोजिशन फ्लैजेला का मतलब जो भी स्ट्रक्चर है तो किससे बना हुआ रहता है, 3 पार्ट से। अब देखो तुम लोग को मोबाइल में फिर स्ट्रक्चर एक भेजे हैं ना, सब लोग निकाल लो जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। निकाल लिया, बोलो। तो देखो स्ट्रक्चर क्या है, ऐसा ही है, बोलो। इसको क्या बोल दिया हम, फिलामेंट्स बोले है ना। ये देखो अब यहां से क्या हो गया, सेल वाल निकल रहा है, ठीक है। अब बैक्टीरिया को सपोज, सब ध्यान देगा इधर। अब बैक्टीरिया क्या था, इस तरह का स्ट्रक्चर था कि नहीं, बोलो। उसके अंदर क्या था, सेल वाल के बाद सेल मेम्ब्रेन था या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो भी बोलो, ठीक है। समझ में आया। तो ये क्या हो रहा है, इसी के आसपास से निकल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया फिलामेंट। और जो इसको सेल वाल के जस्ट ऊपर है, जो इसको कनेक्ट कर रहा है, तो उसी को क्या बोल देंगे, हुक। क्या बोल देंगे, हुक। समझ में आया। जो फिलामेंट और इसको बेसल बॉडीज को जोड़ रहा है। और ये जो स्ट्रक्चर है जो सेल वाल के नीचे और सेल मेम्ब्रेन के आसपास है, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या चीज, बेसल बॉडी। बेसल मतलब होता है कि जो नीचे वाला लेयर रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, बेसल बॉडी। तो देखो हुक क्या हो गया, सबसे बाहर वाला लेयर हो गया, ठीक है। फिलामेंटस हो गया, जो स्ट्रक्चर बाहर निकला हुआ है। हुक क्या हो गया कि जो क्या फिलामेंट हो गया, ठीक है। हुक क्या हुआ कि जो फिलामेंट और बेसल बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, जो कहाँ है, सेल वाल के ऊपर, है ना। अब बेसल बॉडी क्या है, जो सेल वाल के नीचे और सेल मेम्ब्रेन के आसपास का जो स्ट्रक्चर है उसके, है ना, तो उसी को क्या बोल दिए, बेसल बॉडी। समझ में आया। तो देखो स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले फिलामेंट, उसके बाद क्या कर रहा है, हुक कनेक्ट कर रहा है फिलामेंट और इसको, ठीक है। और जो रिंग शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो एक आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है ना। तो सेल वाल क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन का बना हुआ रहता है, बताओ। तो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर का बनता है ना सेल वाल, तो वहीं देखो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर हो गया, तो सेल वाल हो गया। उसके नीचे क्या है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, उसी को बेसल बॉडीज बोल दे रहा है, बोल रहा है कि नहीं। हम बताएं कि जो बेसल बॉडी होता है क्या होता है, सेल वाल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बीच का स्ट्रक्चर को मतलब उसी में प्रेजेंट रहता है, उसी को ना बेसल बॉडी बोल रहा है। समझ में आया स्ट्रक्चर। अब तो वो फिलामेंट हुक हो गया। उसके बाद जो ये वाला स्ट्रक्चर है रिंग वाला, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या हुआ, सेल वाला स्टार्ट हो जा रहा है यहाँ से। समझ में आ रहा है। बैक्टीरिया का ये क्या हो जा रहा है, सेल वाला स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्या आ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो ये बेसल बॉडी है ये सब इसी के बीच में है ना, बोलो। तो देखो लिखा हुआ कि आउटर मेम्ब्रेन हो गया, पेप्टिडोग्लाइकन हो गया, ठीक है, और इनर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ये दोनों के जो बीच का स्ट्रक्चर सब, तो बेसल बॉडी इसी के बीच में प्रेजेंट रहता है। समझ में आया। हुक क्या होगा, सेल वाल के बाहर, और फिलामेंट का होगा पूरा बाहर, जो सबसे इंड पॉइंट होगा। समझ में आया। और हुक का काम क्या होगा, बेसल बॉडी और फिलामेंट को जोड़ेगा। बेसल बॉडी क्या होगा, सेल वाल सेल मेम्ब्रेन के जो बीच का स्ट्रक्चर है वो वहां पर प्रेजेंट होगा, जो फ्लैजेला का पार्ट है, ठीक है ना। तो वैसा फ्लैजेला का पार्ट जो सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो प्रेजेंट रहेगा उसको बेसल बॉडी, जो सेल वाल के जस्ट ऊपर रहेगा, जो हुक और फिलामेंट और बेसल बॉडी को जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, हुक। और फिलामेंट क्या होगा, सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाला लेयर। तो देखो पार्ट्स एंड कंपोजिशन में फिर वही हम बनाया था ना, फिलामेंट, हुक और ये सेल वाला स्ट्रक्चर हो गया, बेसल बॉडी हो गया, सेल मेम्ब्रेन।
तो ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ही क्या होता है, बेसल बॉडी। अब कोई पूछेगा कि फ्लैजेला का बेसल बॉडी कहाँ प्रेजेंट रहता है, समझ में आया? तो इसी को बोला जाता है क्या चीज, सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप मतलब सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और जो भी स्ट्रक्चर है उसी को क्या बोल देते हैं, सेल इन्वेलप। समझ में आया? बोलो। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ईच फ्लैजेला कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कितना पार्ट्स का, 3 पार्ट्स का क्या होता है, बना हुआ रहता है। समझ में आया? अब क्या चीज का, सबसे पहला फिलामेंट। तो प्रोट्रूड आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर है कि नहीं ये स्ट्रक्चर, देखो उधर। तो प्रोट्रूड मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, ठीक है ना, बाहर निकला हुआ है किससे, सेल से। एंड इज कनेक्टेड टू द हुक एट द एंड ऑफ द सेल सरफेस। और जो भी सेल सरफेस है, जो सेल वाला है, सेल सरफेस है ना है, तो इस क्या चीज से मिला हुआ है, हुक के द्वारा, ठीक है। तो वही लिखे हैं, समझ में आया? हुक क्या होता है, ये अटैच टू द बेसल बॉडी। ये क्या होता है, बेसल बॉडी से क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है। और जो बेसल बॉडी है इम्बेडेड इन द सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप में क्या हो गया, सेल वॉल, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके जो बीच का स्ट्रक्चर जितना भी रहता है सब किस्म के अंदर आता है, सेल इन्वेलप के अंदर, ठीक है ना। तो बेसल बॉडी कहाँ है, सेल इन्वेलप में, मतलब कोई भी बैक्टीरिया का सेल वाल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के आसपास रहता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोल दिए, बेसल बॉडी। समझ में आया? तो मतलब क्या हुआ कि ये सेल मेम्ब्रेन से निकल रहा है और बाहर सेल वाल के द्वारा बाहर जा रहा है, यही ना मतलब हुआ। समझ में आया? बोलो। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। डायग्राम याद रहेगा तो तुरंत याद हो जाएगा, नहीं तो रटते रह जाएगा, ठीक है। जो भी बैक्टीरिया है, ठीक है, तो इसका जो सेल मेम्ब्रेन है यहीं से एक स्ट्रक्चर निकलेगा, ठीक है ना, जो बाहर की तरफ जाता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो। तो हम निकाले थे कि नहीं ऐसे करके, तो ये माइक्रोस्कोपी करके बड़ा करके दिखा रहे हैं। समझ में आया? तो क्या हो गया, जो फिलामेंट है सबसे बाहर वाला लेयर, उसके जो हुक रहता है, तो जो बेसल बॉडी और फिलामेंट को कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं हुक, ठीक है। और जो बेसल बॉडी होता है वो क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया का सेल वाला है और सेल मेम्ब्रेन है उसी के आसपास रहता है, उसी को होता है बेसल बॉडी। क्या हो गया, एक फिलामेंट का स्ट्रक्चर होगा जो नीचे वाला बेस बनाता है, और वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, सेल वाला और सेल मेम्ब्रेन के आसपास, ठीक है ना। बोलो। तो उसी को क्या बोल दिए, सेल इन्वेलप। लिफाफा, समझ में आ रहा? लिफाफा क्या होता है कि बाहर किसी भी चीज है, जैसे साइटोप्लाज्म है, तो उसको मानो कि लिफाफा में भर दिया, तो लिफाफा में क्या होगा, उसका बाहर वाला क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, सेल वाले ही ना है, तो उसी को लिफाफा बोल रहे हैं। तो ऐसा ही होगा सेल इन्वेलप, ठीक है, सेल का जो लिफाफा है। बोलो, समझ में आया? इन्वेलप मतलब समझ में आ रहा है ना, लिफाफा होता है। तो ये समझ में आएगा, इतना आगे बढ़ा जाए। उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है, ठीक है ना, उसके जो फ्लैजेला है किस किस पार्ट पे प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है? मानो कि ये मेरा एक बैक्टीरिया है, क्या है, बैक्टीरिया है, क्या है, तो एक के साइड एगो रहेगा, समझ में आ रहा है? या एक के साइड बहुत सारा रहेगा, या दोनों साइड रहेगा, समझ में आ रहा है? या पूरा सब साइड रहेगा, ठीक है ना। तो इसी के आधार पर क्या हो रहा है, बैक्टीरिया को अलग अलग, फ्लैजेला को अलग अलग टाइप्स में हम लोग बांटे हुए हैं। अगर मानो कि बैक्टीरिया है, क्या है, बैक्टीरिया सिर्फ एक ही रहेगा और एक तरफ रहेगा, समझ में आ रहा है? दोनों तरफ है, तो एक है और एक ही तरफ है, या तो इधर है या इधर है, समझ में? दोनों में से कहीं एक ही साइड रहे, तो उसको क्या बोल देंगे, उस स्ट्रक्चर को मोनोट्राइकस। मोनो मतलब क्या होता है, एक, ठीक है। तो मतलब जो फ्लैजेला है एक साइड है, तो उसको मोनोट्राइकस। तो ये जो कोलेरा है, कोलेरा नाम सुना है बीमारी, तो बैक्टीरिया होता है कोलेरी से, ठीक है, तो उसी में प्रेजेंट रहता है ये मोनोट्राइकस, समझ में आया? जो मतलब जो कोलेरा वाला बैक्टीरिया है उसका क्या होता है कि जो भी सेल वाल रहेगा, तो जो फ्लैजेला निकलेगा वो सिर्फ एक ही साइड और एक ही रहता है, समझ में आया? तो ये क्या हो गया, उसका एग्जाम्पल हो गया मोनोट्राइकस का। एम्फीट्राइकस क्या है, एम्फी, एम्फी मतलब होता है दोनों, ठीक है ना। एक एक स्ट्रक्चर रहेगा और दो साइड रहेगा, तो ये बैक्टीरिया हो गया, तो बैक्टीरिया के एक इधर साइड एक इधर साइड, एम्फी, और एक ही साइड रहेगा तो मोनोट्राइकस। अब इसके अलावा हो सकता है कि इधर रहो, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोट्राइकस, एक ही है ना, बोलो। तो इसीलिए दोनों में से कोई एक जगह रहेगा तो ये क्या होगा, मोनोट्राइकस
और एक ही रहेगा लेकिन दोनों साइड रहेगा तो क्या होगा, तो एक एक दो, समझ में आएगा, दो रहेगा और दोनों साइड। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक ही साइड रहेगा लेकिन बहुत सारा रह सकता है, बोलो, यहाँ पे एक ही था ना, यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया उसके एक ही साइड क्या होगा पूरा, और इस साइड कहीं नहीं प्रेजेंट है, तो इसी को क्या बोला जाता है, लोफोट्राइकस। क्या बोला जाता है, इसका एग्जाम्पल है स्पाइरेला, बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। तो स्पाइरेला जो बैक्टीरिया होता है उसी में क्या होता है, प्रेजेंट रहता है, ये बैक्टीरिया है सब, समझ में आ रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा बैक्टीरिया जिसमें चारों ओर से रहे, समझ में आ रहा है, एक या मोर देन वन, तो उसी को क्या बोलते हैं, पेरिट्राइकस। मतलब एक फ्लैजेला एक साइड है तो उसको मोनोट्राइकस, दो फ्लैजेला दोनों दो एंड पे है तो एम्फीट्राइकस, मोर देन वन फ्लैजेला एक ही साइड पे है तो लोफोट्राइकस, और एक ही बैक्टीरिया में चारों ओर फ्लैजेला रहेगा तो पेरिट्राइकस। अब एक रहे या मोर देन वन रहे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, पेरी। पेरीफेरी बोला जाता ना, मतलब चारों ओर, बोलो, पेरीफेरी हम लोग सर्कल पढ़ते थे तो पेरीफेरी निकालते थे ना, पेरी, ठीक है, तो उसी से आया है पेरिट्राइकस, मतलब चारों ओर प्रेजेंट रहे। तो पेरी मतलब चारों तरफ, लोफो मतलब एक ही साइड बहुत सारा, समझ में आया। एम्फी मतलब दोनों साइड एक एक, अब मोनो मतलब एक ही साइड एक रहेगा प्रेजेंट, ये समझ में आया। तो ये क्वेश्चन तुम लोग को एग्जाम में पूछता है, ठीक है, पूछ देगा पेरिट्राइकस क्या होता है, तो फ्लैजेला प्रेजेंट एट वन एंड, फ्लैजेला प्रेजेंट एट टू एंड, मोर देन वन फ्लैजेला प्रेजेंट इन वन एंड, और या फ्लैजेला प्रेजेंट इन ऑल द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया। क्या आंसर जाएगा, ऑल द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया, समझ में आया। इसीलिए ये समझा दिए, इसको समझ में आ जाएगा ना। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि एम्फीट्राइकस पेरिट्राइकस ये सब क्या होता है, क्या समझते हो, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। पिछला साल में एग्जाम में क्वेश्चन सब आया था, ठीक है। और क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि कोलेरा में, देखो पूछता नहीं है, नॉलेज के लिए बता दिए, स्पाइरेला जो बैक्टीरिया उसमें क्या होता है, लोफोट्राइकस होता है, एक साइड बहुत सारा होता है, कोलेरा में एक ही एक साइड रहता है, समझ में आया, बोलो। तो यही है अरेंजमेंट, मतलब जो फ्लैजेला उसका अरेंजमेंट बैक्टीरिया के किस साइड है, और ये जो स्ट्रक्चर ये सब क्या है, बोलो, ये सब क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है ना। तो उसी के बाहर बनाए हैं, ठीक है ना। तो इसको यथी मत समझ लेना, जामुन वामुन, समझ में आ रहा है, इना की रसगुल्ला समझ लेना, ठीक है। तो बैक्टीरिया के एक साइड रहेगा फ्लैजेला, तो मोनोट्राइकस क्या होता है, बैक्टीरिया के बाहर ना निकलता है रहेगा, तो एक साइड निकल गया ऐसे ऐसे, सिर्फ यही है, तो क्या होगा, मोनोट्राइकस। दोनों साइड हो गया एम्फीट्राइकस, चारों साइड हो गया पेरिट्राइकस, और एक ही साइड बहुत सारा निकल गया, बोलो, हो तो गया, समझ में आया। तो ये ध्यान रखना। तो उसी को कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस मतलब कैसा दिखता है या अरेंजमेंट, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखेगा। उसके बाद क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला का हम लोग पता कैसे लगाएंगे, ठीक है, जो फ्लैजेला होता है उसका हम लोग पता कैसे लगाते हैं, ठीक है। अब देखो, चूंकि फ्लैजेला क्या होता है, इतना छोटा होता है, 0.02 डायमीटर लिखा है इधर, माइक्रोमीटर का डायमीटर, वो इतना छोटा होता है कि जो लाइट माइक्रोस्कोप हम लोग जो यूज करते हैं लैब में, उसमें हम लोग दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना। क्योंकि बताए थे हम लोग का आँख का जो रिजोल्यूशन पावर आता है क्या होता है, 200 mm ऐसे कुछ करके बताए थे ना, माइक्रोमीटर, उतना छोटा, उससे बड़ा, उससे छोटा नहीं दिख सकते। वैसे ही जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसका भी कुछ रिजोल्यूशन है, उससे छोटा उसमें नहीं दिखेगा, समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी रख दो दिख लेगा, ठीक है ना। जो रिजोल्यूशन उससे लिमिट हो जाएगा, मतलब उतना छोटा नहीं दिखा पाएगा तो नहीं दिखा पाएगा। तो वहीं जो फ्लैजेला है इतना छोटा होता है, वो लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है, दिखता नहीं है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए हम लोग अलग अलग तरीका, मेथड, ठीक है, एक्सपेरिमेंट सब करते हैं, ताकि हम लोग को फ्लैजेला पता कर चल सके कि बैक्टीरिया में फ्लैजेला है कि नहीं है, या किस तरह का अरेंजमेंट है, समझ में आ रहा है। ये जो तुमको लिखा दिए इतना आसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो भी लाइट माइक्रोस्कोप है इसमें भी नहीं दिखता है, ठीक है। तो वहीं लिख रहा है, अब माइक्रोस्कोप में दिख जाता तो ज़्यादा परेशानी नहीं होता, तो वहीं लिख रहा है कि फ्लैजेला आर अबाउट 0.02 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, होता है कि नहीं, 0.02 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, और इन थिकनेस और डायमीटर वही ना होगा, एंड हेंस बियॉन्ड द रिजोल्यूशन लिमिट ऑफ द लाइट,
जो लाइट माइक्रोस्कोप जो लैब में रखा रहता है उसके रिजोल्यूशन लिमिट से क्या है, बहुत छोटा है। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, हम लोग को नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अब इसको हमको देखना है। तो देखने के लिए क्या होता है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट सब हम लोग करते हैं। तो फ्लोइंग मेथड सारे बहुत सारा मेथड या एक्सपेरिमेंट कर कर हम लोग क्या करते हैं, इसको डिमोन्स्ट्रेट करते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डार्क ग्राउंड इल्यूमिनेशन, जो भी डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी होता है। ठीक है ना, जब टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी होता है, उसमें हम लोग डालकर इसको क्या कर सकते हैं, फ्लैजेला को देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ठीक है, तो उसको में हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लैजेला को देख सकते हैं। देखो जो माइक्रोस्कोप है, जो लाइट माइक्रोस्कोप आया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग को दूसरा चीज बनाने का क्या आवश्यकता पड़ा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। देखो बहुत सारा ऐसा स्ट्रक्चर आया कि वो इतना छोटा था कि लाइट माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखा। समझ में आ रहा है? तो जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारा चीज हम नहीं देख पाए। तो साइंटिस्ट सोचा कि बहुत सारा चीज तो इसमें दिख नहीं रहा, तो उससे हाई पावर का बनाए। समझ में आ रहा है? उसी से करते करते क्या हुआ, डार्क अलग अलग टाइप्स का माइक्रोस्कोप बन गया। समझ में आ रहा है? तो जो इसमें नहीं दिखेगा उसमें देख लेंगे, उसमें नहीं दिखेगा तीसरा में देख लेंगे। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, लगभग सब कुछ इसमें दिख जाता है। समझ में आ रहा है? बहुत छोटा से छोटा भी क्या होता है, दिख रहा है। तो देख रहा है, ये लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं दिख रहा है, तो माइक्रोस्कोप है ना, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है। वहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप इस समय क्या हो रहा है, इजिली दिख जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप बनाने का क्या किए, अब जैसे साइकिल था, साइकिल बनाया, बढ़िया मस्ती से चल रहे थे, लेकिन लोग सोचा कि नहीं हमको दूर जाना है, मानो 200 किलोमीटर, तब कैसे जाएंगे? तो फिर मोटर वोटर का इन्वेंशन हुआ। ठीक है ना, तो क्या बना, मोटरसाइकिल ही सब बना। मोटरसाइकिल बना तो सोचा इस पर तो एक दो आदमी जा सकते हैं, मानो कि 4 आदमी को ले जाना हमको 200 किलोमीटर, तो कैसे जाएंगे? ठीक है, तो क्या हुआ, कार का इन्वेंशन हुआ, फिर एरोप्लेन बना। समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ, जैसे जैसे हमको यूज पड़ा, ठीक है ना, उससे काम नहीं चल रहा था, क्या होता, नया चीज का आविष्कार होता। तो ऐसा ही क्या हुआ कि जो लाइट माइक्रोस्कोप था उसमें क्या होता, बहुत सारा नहीं देख पाता था बैक्टीरिया को या बहुत सारा वायरस को। तो क्या किए, अलग अलग माइक्रोस्कोप बनाना स्टार्ट किए। ठीक है ना, कि उससे भी छोटा छोटा चीज देख सके। तो वही टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप में पढ़ाएंगे कि लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा दिया, लाइट माइक्रोस्कोप, उसके बाद जो उसके अलावा भी है वो सब पढ़ाएंगे। समझ में आया? तो फ्लैजेला इतना छोटा होता है कि लाइट माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखेगा। समझ में आया? तो इसको कहाँ देखेंगे, डार्क ग्राउंड इल्यूमिनेशन या माइक्रोस्कोप में या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ठीक है ना, और भी बहुत सारा इनडायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट हम लोग देख लेंगे क्या चाहिए माइक्रोस्कोप में। समझ में आया? बहुत सारा इनडायरेक्ट मेथड है, जैसे स्वार्मिंग ग्रोथ ऑफ प्रोटियस। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, ये सब क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ या लोकोमोशन ऑफ कोई बैक्टीरिया मूव कर रहा है कि नहीं, लोकोमोट कर रहा है कि नहीं। ठीक है ना, तो ये सब जो एक्सपेरिमेंट है सब उसी के लिए। समझ में आ रहा है कि जो बहुत सारा साइंटिस्ट है वो क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए कि बैक्टीरिया मूव कर रहा है। मूव करेगा तो क्या चीज से करेगा, फ्लैजेला से करेगा। तो अगर जो बैक्टीरिया मूव कर रहा है यानी उसके पास फ्लैजेला है। समझ में आ रहा है? तो उसी फ्लैजेला को पता करने के लिए क्या किए, बहुत सारा मेथड सब निकाले, जैसे स्वार्मिंग ग्रोथ ऑफ प्रोटियस। अब बैक्टीरिया क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह मूव करेगा, जाएगा कि नहीं? तो वहीं जाएगा, तो किसके मदद से जाएगा, फ्लैजेला के मदद से। जिसके पास नहीं रहेगा वो नहीं जाएगा। अगर कोई बैक्टीरिया जा रहा है यानी उसमें फ्लैजेला है, तो वहीं स्वार्मिंग ग्रोथ, मतलब कोई प्रोटियस है स्वार्मिंग करके, मतलब मूव करके कहीं जा रहा है। हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन में भी क्या होता है, लोकोमोशन ऑफ बैक्टीरिया को पता किया जाता है। क्रेविस ट्यूब मेथड है ना, क्रेगिस ट्यूब मेथड, ये भी साइंटिस्ट था, ये भी एक्सपेरिमेंट किया था कि बैक्टीरिया मूव कर रहा है कि नहीं। ठीक है ना, तो ये सब क्या है, एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट के द्वारा किया गया है, नाम है, मेथड है, जिसके द्वारा हम लोग पता लगाते हैं कि कोई बैक्टीरिया मूवमेंट लोकोमोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये भी याद रखना है कि कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट है, कौन कौन सा मेथड है जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं बैक्टीरिया का लोकोमोशन के बारे में। तो कौन हो गया, स्वार्मिंग ग्रोथ ऑफ प्रोटियस, हैंगिंग ड्रॉप एक्सपेरिमेंट और क्रेगिस ट्यूब मेथड। ये सब जितना भी मेथड है यूज किया जाता है फॉर द लोकोमोशन ऑफ बैक्टीरिया को डिमोन्स्ट्रेट करने में, पहचानने में, या लोकोमोशन उस बैक्टीरिया में हो रहा है कि नहीं। और लोकोमोशन होगा तो किसके द्वारा होगा, फ्लैजेला, तो सही है। अगर नहीं होगा, जहाँ है वहीं पे है, तो क्या हो जाए, फ्लैजेला उसमें नहीं है। तो बताए थे कि जो ये सब एडिशनल स्ट्रक्चर है सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं रहेगा, बहुत में रहेगा, बहुत में नहीं रहेगा। जिधर एक साइड रहेगा तो उसको मोनोट्राइकस, जिसको दोनों साइड रहेगा एक एक रहेगा तो
एम्फीट्राइकस, किसी में एक ही साइड बहुत सारा रहेगा तो लोफोट्राइकस, और जिसमें चारों ओर रहेगा उसको पेरिट्राइकस। समझ में आया? तो ये सब है, समझ में आया ये सब बोलो। तो ये थोड़ा सा मतलब नहीं होता है, अलग है, ठीक है। बैक्टीरिया में सब कुछ पढ़ता है, लेकिन फ्लैजेला क्या होता है बढ़िया से सब नहीं ध्यान से पढ़ता है, तो ये सब ध्यान रखना, ठीक है। और जो भी फ्लैजेला है कुछ नहीं, हम तुमको क्या बताया कि जो भी बैक्टीरिया है सेल वाल, ठीक है। अब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ही मानो कि सेल वाल है, उसके बाद क्या होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो यहीं से क्या होता है सब निकलता है। तो यही बताया था ना कि लंबा होता है, फिलामेंटस होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, पिलाई से बड़का होता है, ठीक है। तो ये कहाँ से निकला? सेल मेम्ब्रेन से। तो ये सेल मेम्ब्रेन और ये जो सेल वाल का वाला स्ट्रक्चर है, तो इसी को क्या बोल देते हैं? बेसल बॉडी। और जो सेल वाल के जस्ट ऊपर है, ठीक है ना, तो इसको क्या बोल देंगे? हुक बोल देंगे। और जो इसके बाहर चला गया तो इसी को क्या बोलेंगे? फिलामेंट। समझ में आया? तो यही जो स्ट्रक्चर है, तो इसी को हम क्या किए बड़ा करके जो तुमको डायग्राम भेजे तो वही समझ में आया? तो यही है, चलो ठीक है। अब कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिम्ब्रियाई और पिलाई, ठीक है ना, उसको दोनों एक ही साथ पढ़ के कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद बैक्टीरिया स्पोर बनाता है, देखो जितना दिन डिसइंफेक्टेंट पढ़ाएं और स्टरलाइजेशन, ठीक है ना, तो एक वर्ड का यूज बार बार आता है बैक्टीरियल स्पोर, बैक्टीरियल स्पोर, बैक्टीरियल स्पोर। बैक्टीरियल स्पोर रहेगा तो क्या होगा? डिसइंफेक्शन से नहीं मरेगा, बताए थे ना। स्टरलाइजेशन भी ऑटोक्लेव करेंगे तो मरेगा, और सबसे नहीं मरता था बहुत सारा मेथड से, ठीक है। तो बैक्टीरियल स्पोर क्या होता है, ठीक है, तो इसके बारे में क्या होगा कल फिम्ब्रियाई पिलाई पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? बैक्टीरियल स्पोर की होता क्या है, इसमें कौन सा स्ट्रक्चर आ जाता है, क्या आ जाता है कि केमिकल से भी नहीं मरता है, डिसइंफेक्टेंट से भी नहीं मरता, बहुत सारा स्टरलाइजेशन मेथड से भी नहीं मरता है, ठीक है। कैसे बनता है, क्यों बनता है, समझ में आ रहा है? उसके बनने के पीछे राज क्या है, वो सब हम लोग जानेंगे। चलो ठीक।